still on rise. 11 to 12 cases of active violence have been reported this year. So the 3-day national consultation will look into crucial areas of violence against women. Firstly, we focus on acid attacks. Secondly, on sexual violence against Dalit, minors, against Adivasi, sexual violence in conflict zones, using sexual violence as a tool. And thirdly, we look into sexual harassment at workplace and domestic violence. इतने सालों की स्ट्रगल के बाद फाइनली 2013 में हमारे पास 3 नए लॉज आए हैं सेक्शुअल वायलेंस को, सेक्शुअल हैरेसमेंट वुमेन को रिलेटेड। पहला क्रिमिनल लॉ में फौजदारी कानून में जो बदलाव लाए गए हैं, फिर कार्यस्थल में होने वाला यौन शोषण और तीसरा बच्चों के साथ होने वाला लैंगिक शोषण। 17 साल लग गए हमें कार्यस्थल पे होने वाले यौन शोषण के लिए कानून लाने में। एसिड वायलेंस जो है अभी भी इतना हमारे पास क्रिमिनल अमेंडमेंट में उसका सेक्शन होने के बाद भी इस साल कम से कम 11 से 12 केसेस एसिड अटैक के रिपोर्ट किए गए हैं। लॉ तो है पर उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं है। तो हमारा 3 दिन का नेशनल कंसल्टेशन हर क्रूशल एरिया जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड है उस पर फोकस करेगा। पहले दिन हम एसिड वायलेंस को देखेंगे, दूसरे दिन हम सेक्शुअल वायलेंस जो दलित पे होता है, आदिवासी वुमेन पे होता है, सेक्शुअल वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट जोन में जो होता है, और तीसरे दिन हम देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पे होने वाले यौन शोषण को। इस कंसल्टेशन के एंड में हम ये देखेंगे कि हम एक राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर एक समूह बनाए, नेटवर्क बनाए लॉयर्स का, एक्टिविस्ट का, स्टूडेंट्स का, कैटेगरीज का, ताकि कहीं पे भी किसी तरह का भी किसी महिला को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम रिस्पॉन्ड कर सकें। तो यही हमारी कोशिश रहेगी हर सेशन के दौरान कि हमने जो अपने कार्यस्थल पर या फिर जो अपने संस्थाओं के माध्यम से जो स्ट्रैटेजीज अपनाई है उसको कैसे हम लीगली नेशनली यूज करते हैं। तो उसी हमारा कंसल्टेशन का यही एम है कि हम किस तरह से नेशनल नेटवर्क बनाएं। थैंक यू। So we'll start the consultation. Good morning everybody and thank you for coming from very far. सभी को नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं। This is not a meeting where people will speak for long time, some academic will speak for long time, some intellectual will speak for long time. ये एक ऐसी मीटिंग नहीं है जिसमें लोग आए और बहुत लंबे लंबे समय के लिए बोले, एकेडमिक्स आए और बहुत लंबे समय के लिए बोले। ये सर्वाइवर या विक्टिम जो भी है, सर्वाइवर का मीटिंग है और सर्वाइवर की आवाज सुनना ये जरूरी है। इट्स मेंट फॉर सर्वाइवर्स सो दैट वी हियर द वॉइसेस ऑफ सर्वाइवर्स एंड विक्टिम्स and their representatives, the NGOs. We can hear the voices of the NGOs speaking. ये मीटिंग सर्वाइवर्स की आवाज सुनने के लिए हम उनकी बात सुने और उनकी बातों को और उनकी बात सुनने के बाद उसके लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में विचार करें। ये HRLN का मीटिंग नहीं है। Although we have taken a lead in organizing, this is not HRLN meeting. This is a meeting of all these organizations that have come together. ये HRLN की मीटिंग नहीं है, ये उन सभी संस्थाओं की मीटिंग है जो यहाँ पर मेंशन है और जो सब यहाँ पर आए हैं। तो इसको HRLN की मीटिंग नहीं समझा जाए, इसको हम सब लोगों की जो है एकता और सबकी मीटिंग समझी जाए। And actually HRLN did not raise money, write project, collect money, get everybody. HRLN has no project, no money. We have taken little bit. Some people have contributed. And it is a collective meeting of everybody. ऐसा नहीं है कि HRLN ने इसके लिए कोई प्रोजेक्ट लिखा और इसके लिए फंड पाया और उसके बाद ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। सभी लोगों ने मिलकर इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन किया है और सब लोगों के एफर्ट से ही आज ये मीटिंग हो पा रही है। And even in future, if we are going to work, because शायद लीगल काम के लिए, कानूनी सलाह के लिए, it's important to have some money to collect money. We will do it all collectively.
not HRLN will not go quietly and raise some money. We will do it collectively. और चूंकि कानूनी कार्रवाई के लिए कभी कभी पैसों की जरूरत होती है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि HRLN अकेला जाएगा और काम करेगा. हमें इस बात की जरूरत होगी कि हम सब लोग साथ आए और सब लोग थोड़ा थोड़ा इसमें कंट्रीब्यूट करें और इसको सफलता के साथ कानूनी लड़ाई लड़ें. That is why in this meeting you will see the NGOs, the survivors, the activists who are in the forefront of acid attack, domestic violence, sexual harassment, sexual assault. They will be in the front of the meeting in these 3 days. और आप देखेंगे कि इन 3 दिनों में जो सर्वाइवर्स हैं, जो एसिड अटैक के सर्वाइवर्स हैं, जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, sexual harassment, sexual assault and domestic violence. जो घरेलू अत्याचार हैं और यौन शोषण है, यौन अत्याचार हैं, उनके जो सर्वाइवर्स हैं वो आपके सामने आएंगे और बोलेंगे. अभी मकसद है कि कानूनी काम ठीक से. The aim of the meeting is to do proper legal work so that whenever there is a survivor, today we are talking acid attack, whenever there is an acid attack survivor, acid attack case, the legal work must be done properly. जब भी एसिड अटैक की कोई भी घटना हो तो सबसे पहला हमारा काम है कि कानूनी कार्रवाई जो है वो सशक्त रूप से और सही ढंग से हो. Naturally, there is lot of confusion. How to do case करे कैसे, केस कब करे, when to do case, किस कौन लॉयर के पास जाना, ड्राफ्टिंग कैसा करना, compensation कितना मांगा, how much compensation to ask for, who will draft the case, who will be the lawyer, rehabilitation, what should be demand. There is confusion. Naturally, सिर्फ सर्वाइवर के बीच में नहीं, सिर्फ NGOs के बीच में नहीं. Confusion is there not only in NGO and survivors, confusion is there in lawyers, even senior people. We also are confused. Therefore, we want to make a proper understanding कि legal process कैसा होगा. We want to do ठीक से इसका समझ में आना चाहिए हमें कि लीगल काम कैसा किया जा सकता है. सेकेंडली, कि राष्ट्रीय पैमाने पर, सेकेंडली एट द नेशनल लेवल, वी वांट a network of lawyers, not just HRLN lawyers, because HRLN lawyers will be few, but we want a network of all lawyers. ये संगठन का हो, ये संगठन का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जितने भी वकील इसमें हासिल हो सकते हैं, एनी लॉयर हु कैन बी पार्ट ऑफ आवर मूवमेंट, हम उसको खींच के वी वांट टू ड्रॉ देम इनटू एंड ब्रिंग देम इनटू आवर मूवमेंट फॉर चेंज. हम ये चाहते हैं कि पूरे देश के स्तर पे वकीलों का एक तंत्र बने जो एसिड अटैक्स के विक्टिम्स का और अन्य विक्टिम्स की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है. इसमें न सिर्फ HRLN के, हम ये नहीं चाहते इससे HRLN के, बल्कि जो भी वकील पूरे देश में इस तंत्र में शामिल हो सकते हैं हम उन्हें शामिल करेंगे. How many lawyers are there in the room? Can you please stand up? Just stand up so that everybody can see. I want all of you to see कि आपके बगल में कौन वकील है, और आप प्लीज उनको पकड़ना कि हमारा काम ये है, हमें ये करना है, प्लीज. हमारा ये काम है, हमारा ये ड्राफ्टिंग है, हमारा ये पेपर है वगैरह. जरा अच्छी तरह से देख लो कौन है. गुड लॉयर. Now, finally, we are going to start. Timing, I want to tell 2 things. One is put off mobiles, please. मोबाइल बंद करना, और बाहर भी जाना, वाइब्रेट होगा, बाहर भी जाना जरूरी नहीं है क्योंकि खास बातें होंगे यहाँ. तो डोंट इवन पुट ऑन वाइब्रेट. Forget, you can talk in the evening. Second, चंद समय होगा, 10 मिनट, 15 मिनट, प्लीज उसी दौरान में बात करना. ओके, टॉक विद इन लिमिट, 10-15 minutes and then discussion. Have a good session today, tomorrow, day after. Welcome to everybody once again. We start.
Hello. Do I need to stand up and talk, or I can just? I'm from CSAW, Campaign and Struggle Against Acid Attacks on Women, and we have come from Karnataka. We have been doing this campaign for the past more than 10 years now. We started off in 2002. I'll give you a brief overview of our work done and how we have analyzed the acid attacks into a gendered sexual violence, and also how our campaign and all our work went into the medical or rehabilitation, the legal part and all that. I'll try to briefly do that so that I won't take up much time. We started in 2002, as I said. There was an acid attack on a young girl called Shruti in 2002, and that's how we took up the case. We were all involved in a women's organization. As an individual case, we took that up, and we fought with the police, with the state, and tried to get justice for Shruti. That's how we got into involving ourselves into the acid attack. हमने सबसे पहले श्रुति के लिए काम करना शुरू किया, और उसी केस से हम लोग ये मैं बता दूं कि CSAW करके एक संस्था से हैं जो कि एसिड अटैक और एसिड विक्टिम्स के लिए काम करती हैं, और श्रुति करके एक केस था जिससे इन्होंने इसके लिए कार्य करना शुरू किया, और इसी से वो इस एरिया में काम करना शुरू कर दिया. We then noticed that there have been increasing cases of acid attacks. We saw the media reports that there have been cases since 2-3 years, and we also noticed that Hasina's case, which happened in 1999, was also a very prominent one in this context. हमने नोटिस किया कि ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, और 1999 में हसीना का एक केस था, वो भी ऐसी एक घटना थी. So then we started fact-finding across Karnataka. We wanted to go into the details of how the cases happened and what is the status of the case and what are the medical treatment, or whether they have not got any treatment or anything like that. We went on fact-finding across Karnataka. इसके बाद हमने पूरे कर्नाटका में खोज की कि कौन कौन से ऐसे विक्टिम्स हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, क्या उन्हें सुविधाएं मिली हैं, मेडिकल और लीगल क्या क्या सुविधाएं मिली. So it is in this context that we started a trust. CSAW is a trust, registered trust, that we felt that this has to be focused only on the acid attack, because there was increasing cases. We noticed that there have been more than 10 to 15 cases happening in Karnataka alone. So we felt the need to have this organization, and we registered it into trust in 2003. 2003 में हमने CSAW को एसिड अटैक के मुद्दे पर काम करने के लिए रजिस्टर किया. Here we have to differentiate between the acid attacks on men and on the women, because we felt that this is definitely a gendered sexual violence, and it is a extension of whatever the violences that the women have faced so far. So whether it be sexual assault, whether it be sexual harassment, but this is an extreme form of violence against women, and men have used this form of violence to control women and put them into their subordination. यहाँ हमें आदमियों पर और औरतों पर एसिड अटैक के विक्टिम्स में थोड़ा सा अंतर करना होगा, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ जो है पुरुषों का ये बहुत ही संगीन तरह का अपराध है और उनके ऊपर अत्याचार है. And we also notice that these are not stray or isolated cases. We have come across that this is a systematic violence the men have used to, as I said, to control women. And we call this as a gender sexual violence because on two bases. First basis is that acid attacks are used to as weapons weapons to silence women. These have been used to assert the men's rights over the women, as in any other case, as a sexual assault or so. And they have been used to negate the women's rights. And this choice of the exercise of choice, whatever that the woman has,
that has been used to negate by the men. So all the women that we have come across who have faced this kind of violence are very strong and very individual women. We have, even after their attack, we have drawn inspiration from them. And this is one unique feature that we have to tell, that they are very strong, very assertive women that have been attacked. कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है जो हुई हैं। ये सिस्टमैटिक ढंग से औरतों के खिलाफ किया जाने वाला अत्याचार है और इसके द्वारा आदमियों के द्वारा औरतों के अधिकारों को और उनको दबाने की घटनाएं की जा रही हैं। और हमें इन महिलाओं से ये भी सीखना होगा कि बहुत ही सशक्त और बहुत ही स्ट्रांग महिलाएं हैं और इनसे हमें इंस्पिरेशन लेने की भी जरूरत है। And the second basis is that acid attack is used as to inflict pain on the woman's body. Body is used as a site of violence because body, as in our society, women's body or women's features or face or whatever is considered very ideal, and I have stuck to the ideal notions of woman's beauty, and that has been used to deform. Men have used this concept to deform a woman's body or a woman's face, or that to negate their sense of right, to negate their sense of identity. ये महिलाओं के शरीर पर किया जाने वाला अत्याचार है, क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी है और उनके फेस पर एसिड अटैक करके उनकी जो अधिकार है उनको नेगेट करने की कोशिश की जाती है। This view that acid attack on women as a form of gender sexual violence is I think central to addressing our the issues of gender inequality and women's rights. And if we don't understand this concept, I think we can't go far from here. So this is very basic in understanding, and this is very central to the issue. और ये शरीर पर किए जाने वाला अत्याचार है, इसको समझना ये बहुत ही मूल मुद्दा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। This deliberate use of acid to control women, to scar them, has been used in various countries across the world. We can see it happening in Cambodia, Bangladesh, Pakistan, various South American countries, and of course in India, Sri Lanka also it's been used. And there have been increasing number of cases in Bangladesh, and they have also brought in act to control that, but still it has not decreased so much. सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के कई देशों में ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, जैसा कि देश के नाम बताए गए, और बांग्लादेश में इसके लिए एक कानून भी लाया गया है। Most of the cases that we have analyzed, some of the survivors have also come with us. Many of you will be knowing, I think, Hasina's case, which is, brought out by the media and through our campaigning also. There are others who have come here from Karnataka. All of these cases that we have analyzed, the first thing is that these attacks transcend all caste, class, religion, all these. So there is no specific thing that such a caste or such a class has been attacked. It transcends all that. In fact, Tara, a school teacher, was attacked by her own colleagues, and Noor Jahan is a tea vendor who was attacked by the factory owner's son, who was just opposite her shop. And Vidyavati, Kirana shop holder, that means a provision shop owner in North Karnataka, she was attacked. And Shruti, whom I mentioned, 2002 her case, she's a school girl. She was attacked when she was 16 years old. So these attacks don't confine to a single, geographic location or a single caste or a single religion or anything like that. It transcends all the most of the cases in all, as we know, in all the women's cases such as sexual assault or any other sexual harassment, 99% of the cases we have seen that men have been familiar with the women. So those could be neighbors or could be friends, colleagues,
or even their own husbands who have been attacked, who have attacked these survivors. ऐसा नहीं है कि ये अटैक्स किसी जाति विशेष या किसी कार्य विशेष या किसी एक जगह के रहने वाले औरतों पर हुआ है। ये पूरे हर जाति, हर समाज, हर स्थान और हर कार्यशाला के पर में ऐसे अटैक्स पाए गए हैं। और ये भी पाया गया है कि सबसे ज्यादातर केसों में, लगभग 99% केसों में जो जिन्होंने अटैक किया है वो उनके जानकार रहे हैं। I told you that body is used as a site of violence, and the use of attacks implies that its intent is to destroy whatever is constructed as a primary identity. You know, the woman's body or the woman's face. If we look into it, the attackers have used that as a violence, as a thing to destroy that identity, and have the deformities that form due to that they have faced tremendous problems when they have come out into the society with all these deformities. जैसा कि बताया गया कि महिला का शरीर उसके पहचान का आधार है, तो इसलिए ये जो अटैक्स किए जा रहे हैं ये उनके पहचान को खत्म करने के लिए किए जा रहे हैं। और इसके बाद जो उनके शरीर पर अटैक किए जाते हैं उसके कारण जो कमियां और जो उसके कारण जो डिफॉर्मिटीज आती हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। And the scars are permanent. You know, the tissues by an acid attack, the tissues which are there in the body, it is a permanent scarring. It's not like and they need immediate treatment for that. So here we have to differentiate between the scars that have been on the burns, like a kerosene burn, or the burns victim, and also on the acid victim. So acid victim needs an immediate care, a medical care, and an immediate surgery where all the tissues that have been affected needs to be removed. And that treatment we have not found in our government hospitals, which is a major problem. इन महिलाओं को, जो इनके विक्टिम्स हैं, उनको इमीडिएट मेडिकल की जरूरत होती है। और चूंकि ये जो स्कार्स पड़ते हैं ये परमानेंट इन नेचर है, तो ये हमेशा के लिए हो जाते हैं, इसलिए इन केसेस में सब इमीडिएट मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। The cases that we have analyzed, most of them are to control the woman's body or to control the women's identity, and the attackers have also told that to them before they have attacked, saying that we see that how you will go further with any other this one, or we'll control you and all that. So this is the main purpose. If I can't get you, then nobody can get you. That is the main purpose in putting this acid on the victims. ये अटैक्स उनके शरीर पर हुए हैं, और कई घटनाओं में जो अत्याचार करने वाले उन्होंने महिलाओं को बता भी दिया है कि हम आप पर ऐसा अटैक करेंगे, और अगर आप हमारे नहीं हो सकते तो किसी और की भी नहीं हो सकते। Our campaign then started on, because we felt that this needed a very important campaign, because the social stigma and the various legal and the medical, also the media part where they used to cover the acid attacks was quite bad, so we needed a strong campaign to counter all these attacks. And so one of our first very important work to do was to not only take up individual cases but also to create a social awareness that this is not what it is. Try to bring the media around and to say that before after photo, or sensationalizing the whole issue and not bringing out the right factual part of what is going on with the survivor, and also the state, bring in the state responsibility, the legal part, the judges, the patriarchal attitude of the judges. The police investigation was horrible.
we have gone around and seen that instead of focusing on the accused or trying to nab the accused, they were running behind the victim's character and saying that this victim was like that, or no, they were not morally good, so this is what happened. So we had terrible cases and terrible instances of such patriarchal attitudes that we had to counter. ये एक घटनाओं की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह थी कि हम सामाजिक इसके विषय में सामाजिक जागरूकता लाएं और इसके विषय में मेडिकल, लीगल और मीडिया में भी इस बात को लाएं ताकि ये केसेस हाईलाइट हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं करती है, बजाय इसके कि वो क्रिमिनल्स को पकड़े, वो इस बात पे ज्यादा फोकस करती है कि जो विक्टिम था वो मॉरली राइट नहीं था, सही नहीं था। And we were successful to a certain extent after years of campaign to change the media from what to focus and what not to focus. And also we filed a PIL in the High Court of Karnataka, where we have put in certain demands that we felt that it will improve the condition of the survivors and also the prevention. Prevention is a very major part of this whole concept. And also that would all be dealt in the later sessions, so I won't elaborate on all that. The main important part is that our campaign is now surviving on the survivors. We have left all our campaigning to our survivors, and they have continued, and they will take it forward from here. Thank you. और हमने इस कैंपेन में बहुत सारी सफलता भी पाई है। हमने मीडिया को भी हम इन्फ्लुएंस करने में सफल रहे कि उन्हें क्या चीजें दिखानी चाहिए और क्या नहीं दिखानी चाहिए। इसके अलावा हमने कर्नाटका हाईकोर्ट में एक PIL भी की, जिसमें ये बातें थी कि सर्वाइवर्स के साथ किस तरह से मतलब कार्य किया जाए, और इस PIL से भी काफी सफलता मिली। आज के बाद ये कैंपेन जो है सभी सर्वाइवर्स के द्वारा यहाँ से आगे बढ़ाया जाएगा। Good morning. My name is Mukul Verma and I represent ASFI. Hello. I represent ASFI, a non-profit organization for public good and charitable purposes, with focus on eradication of acid violence and care acid victims, for incubating a suitable environment that takes care of civic values and human rights concerns through advocacy and awareness. ASFI's motto is positive prevention and rebuilding lives. That at once defines its mission, purpose and scope of activity. ASFI's USP is the national vision and global partnership in the war against acid violence, a holistic approach from prevention to cure, from casualty to compensation, from recovery to rehabilitation, and from reintegration to normalcy for survivors. नमस्कार, मेरा नाम मुकुल वर्मा है और मैं ASFI नाम की संस्था को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारा मूल मंत्र पूरे विश्व में एक ऐसा एसिड अटैक्स और एसिड विक्टिम्स के लिए एक तंत्र बनाने का है, ताकि हम उनके लिए उनके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कर सकें। I wish to compliment HRLN for this timely initiative, which provides a countrywide forum to develop strategies for combating violence against women in its multifaceted, ugly manifestation, and to build capacities for effective implementation of programs having long-term national impact. In this challenging endeavor, I wish to offer the wholehearted support of my organization, Acid Survivors Foundation, whose explicit mandate is a pan-India outreach via chapters, collaborations, and network of like-minded institutions and NGOs. We look forward to working on this together with HRLN and all of you who support the initiative.
In fact, ASFI is also planning a cross-country workshop of this nature with wider terms of reference. मैं चैनल का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने एकदम सही समय पर ऐसी एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और ASFI इसमें इनके पूरी तरह इनके साथ है। इसके साथ साथ हम पूरे भारत में एक वर्कशॉप करने का प्लान बना रहे हैं जिसमें कि हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। Mr. Gonzalez, in his inaugural address, has briefly enlightened us on using the law to combat violence against women and the problems connected therewith that deserve urgent consideration. The remit assigned to me in this session is to cover the analysis of the issue and the challenges we face as an organization in dealing with acid violence, the areas that need strengthening and or otherwise deserve attention. The preceding speaker, Srimati Sushma Verma of CSAW, has covered significant ground and made my task easier and lighter. This sharing of experience hopefully should lead to an action-oriented plan towards the benefit of our cause. मैं श्री कॉलिन गोंसाल्विस का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने ओपनिंग स्पीच में बात को कहा कि किस तरह से कानून के प्रयोग के द्वारा हम औरतों के खिलाफ अत्याचार को रोक सकते हैं। We propose to achieve our objectives not by reinventing the wheel, but by effecting synergies, collaborations, networking, and establishing chapters at strategic locations that serve East, West, North and South of India. We have set up a chapter for Western region in Mumbai under Dr. Ashok Gupta, an eminent surgeon and Padma Shri recipient, who is arranging free surgeries on survivors. I represent the northern region at Delhi. Chapter formation in South is in process at Chennai and should be ready by this end of this month. हमारा लक्ष्य ये है कि हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अपने चैप्टर्स अपने संस्था के ऑफिस खोलें ताकि लोग हमारे पास ऐसे अटैक के विक्टिम हमारे यहाँ पर आ सकें। वेस्ट में हमने मुंबई में डॉक्टर अशोक गुप्ता जो कि एक सर्जन हैं और पद्मश्री अवार्डी भी हैं उनकी लीडरशिप में अपना सेंटर खोला है। नॉर्दर्न रीजन को मैं खुद रिप्रेजेंट करता हूं और साउथ में हम इसको खोलने की प्रोसेस में हैं। Our headquarters is at Kolkata, and ASFI is blessed with overseas partnership in Asia, Europe, Africa, and South America. Our fraternity extends to Cambodia, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Uganda, and Colombia. The UK-based Acid Survivors Trust International, ASTI, London, is our country and strategic partner. This has enabled skill sharing, cross-country interaction, and resource mobilization. Earlier this year, I had attended a 5-day conference at Dhaka, Bangladesh, on trauma care, which was quite an experience. Later this year, ASFI is invited to Pakistan for joint campaigning. In this context, I wish to read out a message I received from Colonel Paul Pettigrew, Chairman of ASTI London, a long-time friend and well-wisher of India. हमारे संस्था का हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है और ये पूरे भारत में और विश्व में विभिन्न संस्थाओं के साथ काम करता है और यूके की ऐसी संस्था जो है उनके साथ हम भारत में उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। I quote the message from Colonel Pettigrew. I am delighted to learn that HRLN has convened a 3-day national consultation on the law and legal strategies for combating violence against women. I was born in India and have served in and around the country for many years. With a large number of friends in the country, it hurts to read about excessive violence against women. The official statistics of crime against women 2013 is staggering and worrisome. ASTI extends full support to steps taken for eradication of this menace. Violence against women adversely affects half the country's population, gnaws as a socio-economic fabric, and lowers its prestige in the economy of nations.
मैं कर्नल पेटी ग्रू जो कि एसटी से हैं उनका संदेश पढ़ना चाहूंगा और उन्होंने HRLN को बहुत धन्यवाद दिया है कि वो ऐसा कार्य कर रहे हैं और 2013 में औरतों के खिलाफ अत्याचार की संख्या बहुत बढ़ी है और उसके खिलाफ उसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। Lately, the Indian government and civil society, aided by a proactive judiciary and vigilant media, have been pursuing an anti-war agenda. This assembly is a living testimony to this trend. Much remains to be done and results are yet to show. In this daunting task, I wish to assure OST's full cooperation in those working towards this end. We are partnering organizations similar to ASFI in Cambodia, Bangladesh, Nepal, Pakistan and Uganda. We also work with the UN agencies, NGOs and strategic partners from across the world to increase awareness of asset violence and to develop effective responses at the national and international level. We help our partners with skill sharing, best practices, strengthening institutions and resource mobilization. भारत में प्रोएक्टिव जुडिशरी है और जो कि इसमें मदद कर सकती है और हमारी संस्था हर उस संस्था के साथ है जो ऐसा काम करना चाहती है और हमारी संस्था अपने साथ में अपने साथी पार्टनर्स की उनकी क्षमता बढ़ाने में और उनके अन्य तरहों से मदद करती है। The new government with its massive mandate promises to resuscitate languishing women-friendly measures effectively. Already reports indicate that the Dormant Nirvaya project is set for revival right from the base. The national consultation convened by HRLN will lead to fresh suggestions that hopefully will be heeded by the government and civil society. Please accept my good wishes for the success of your mission. Colonel Paul Pettigrew, Chairman, ASTI. HRLN की इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरा बधाई एक्सेप्ट है। Let me now revert and analyze the challenges faced in dealing with asset violence and the areas that in our view need strengthening. Last 2 years have witnessed a sea change in national awareness towards war, sadly without much result. High-profile cases like Shonali Mukherjee's cry for death rather than survival with indignity, the outrageous Nirvaya case in the heart of the capital, the promising life of Preeti Ratha, extinguished by acid attack. All these shook the national conscience and drew global attention. Meanwhile, the Supreme Court, arising out of Lakshmi's PIL, relentlessly pursued the government for action on acid cases. In consequence, the Criminal Law Amendment Act 2013 and the Poisons Act regulations were issued. Prima facie, the Indian law seems well positioned. इस देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने देश का कंसाइन हिलाकर रख दिया, जिसमें कि सोनाली मुखर्जी का केस, दिव्या का केस, प्रीति राठव का केस और विशेषकर लक्ष्मी का PIL, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को बहुत सारे कार्य करने के लिए कहा और इन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो इस समय सही दिशा में जा रही है। The message of this conclave is a call for change on many fronts. A change in our outlook, in our law and justice delivery system, in our methodology and our entire approach to asset violence, which leaves the survivor with lifelong pain, penury and privation. To be more specific, we owe to all our survivors a life of dignity with good health and justice, reasonable standard of living, safe and stigma-free participation in family, community life, and awareness of their entitlement under the law and capability to claim it. The survivor should be active agents of change, advocating the cause of co-sufferers and influencing policies that prevent further acid attacks. जो सर्वाइवर्स हैं हमारा उनके प्रति दायित्व है कि हम उन्हें सम्मानजनक जिंदगी दें, हम उन्हें उनके सारे अधिकार दें और उनके लिए और वो लोग जो हैं दूसरे लोगों के लिए और बदलाव के लिए एक स्वरूप हो, बदलाव की आवाज हो। In order to secure these rights, change is needed in several corresponding areas. Medical,
including physical and psychological, legal, aid, shelter, protection from perpetrators, rehabilitation and reintegration, which includes economic independence, training and education, acceptance by family and community. A voice, awareness of rights, ability to claim them and speak out on the issue of acid and burn violence and prevention of further attacks. Of these desired changes, the need for medical support is indeed the most pressing. Not only because acid injuries are often life-threatening and irreversible, but because of lack of treatment facilities nearby, necessitating moving from one place to another for skilled attention. बहुत से चीजों में बदलाव की जरूरत है, जिसमें कि मेडिकल या और लीगल कानूनी बदलाव की जरूरत है। उसमें से सबसे ज्यादा मेडिकल बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कई बार एसिड अटैक्स का इलाज करने के लिए स्किल की जो जरूरत होती है वो अवेलेबल नहीं होता और विक्टिम्स एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं, क्योंकि उनका इलाज संभव नहीं हो पाता है आसपास में। Let me now recount some of the difficulties and challenges that ASFI has faced in the course of working on acid violence. First, the general apathy of officials in dealing with acid attacks and generally all forms of violence against women. Secondly, implementations of the Poisons Act directive regarding retail sale of corrosive substances remain tardy both at the pre-attack and post-attack stages. Reclamation of compensation amount of rupees 1 lakh in 15 days of occurrence and balance 2 lakh expeditiously is still mired in procedural complexities. We have thankfully found HRLN resources helpful in such cases. Lack of awareness amongst public about the extant laws, rules and regulations concerning possession of acid and claiming compensation. Lack of fast tracking of cases from investigation to completion, as is the case in Bangladesh. Lack of cooperation from police in registering FIR and facilitating medical help. Lack of proper care, documentation, evidence collection, time declaration cause problems for obtaining relief. These are neglected both by the police and the medical staff in the jurisdiction. Under Section 357, all hospitals, public or private, should immediately provide first aid or incident. This is ignored and victims are asked to lodge FIR first. Free medical treatment is seldom available from private hospitals. Lastly, the Justice Usha Mehra Commission, set up as a sequel to Justice Verma Commission, suggested setting up one-stop crisis centers all over the country. In February 2013, it was reported that the government was planning to set up 100 such centers across the country. Till date, only one such center has been set up in Bhopal, reportedly inaugurated by film celebrity Amir Khan on 14 June 2014. In West Bengal, 2 hospitals were identified with little progress. जो CFSI ने जो मुश्किलें पाई हैं, उन्होंने जो समस्याएं देखी हैं, उनमें से कुछ हैं कि जो एसिड अटैक के विक्टिम्स हैं, उनके खिलाफ उनके लिए बहुत ही अच्छा व्यवहार नहीं रहा है समाज का और सरकारी तंत्र का। दूसरा कि जो पॉइजन एक्ट है, जिसके द्वारा कि ऐसे चीजों के बेचने पर प्रतिबंध लगता है, उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तीसरा जो 1 लाख की इमीडिएट मदद देने की बात है, उसमें बहुत सारी प्रक्रिया में बहुत मतलब वो प्रक्रिया बहुत धीरे चलती है और हमने पाया है कि HRLN में विक्टिम्स की बहुत मदद कर रहा है। तीसरा इसके बाद यह कि लोगों में इस बात की बहुत कमी, जानकारी की कमी है कि ऐसे केसेस के समय क्या किया जाए। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत कमियां हैं और कोऑपरेशन में जो पुलिस हैं और जो मेडिकल संस्थाएं हैं, उनमें कोऑपरेशन की बहुत कमी है।
सेक्शन 357 के अनुरूप से सभी लोग हर हॉस्पिटल को फर्स्ट एड सुविधा सभी विक्टिम्स को दी जानी चाहिए, लेकिन वो लोग इस बात पर इंसिस्ट करते हैं कि पहले FIR कराइए, पहले पुलिस की कार्रवाई करिए और बाद में मेडिकल की कार्रवाई करिए। और जस्टिस पूषा मेहरा कमेटी ने यह रेकमेंड किया था कि पूरे देश में क्राइसिस सेंटर आपातकालीन सेवा एक जैसी उपलब्ध हो, लेकिन आज ये 2002 में कहा गया था और आज तक सिर्फ भोपाल में ऐसी एक क्राइसिस सेंटर बन पाया है। I have given a brief account of the challenges faced and strategies adopted by ASFI in dealing with acid violence. I like to believe that this national dialogue, comprising as it does all major stakeholders, will arrive at concrete and actionable solutions to various problems that will be help to the government and civil society. In conclusion, I thank all of you and the organizers for the opportunity and reassure ASFI's support to the cause of eradicating acid violence and like atrocities. मैं ASFI की तरफ से सभी ऑर्गेनाइजर्स का और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया और हम सोचते हैं कि ये कंसल्टेशन इस विषय पर बहुत इस मुद्दे को आगे ले जाएगा। साथियों, सबको जिंदाबाद। आप आज लक्ष्मी और सभी साथी यहाँ हैं, चंचल यहाँ है, आप सभी लोग यहाँ हैं। मुझे लग रहा है कि मैं परिवार के बीच हूँ। सच कहूँ तो ये मुझे लग रहा है, क्योंकि एक हिंसा को मैंने अपनी जिंदगी में लड़ा और उस समुदाय का हिस्सा हूँ जो लड़ रहा है। तो मुझे ये खुशी है कि यहाँ वो लोग जमा हैं जो अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और उनके चेहरे पर उस लड़ाई की चमक है। तो मेरा सलाम आपकी उस लड़ाई को और आपके उस जिंदादिली को और उस शिद्दत को जिसके साथ आप लोग लड़ रहे हैं। Friends, I am really happy to see you all here as I belong to the same community of fighters who fought against violence in their lives. So I'm happy to be with you because as I feel that I am in my family. So मुझे लगता है कि एक बार जोरदार इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। एसिड अटैक्स हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, लेकिन जो हिस्टोरिकल चीज आज हो रही है वो ये है कि हम सब लोग इकट्ठे हैं इस चीज के खिलाफ लड़ने के लिए। तो सभी साथियों को जिंदाबाद, 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 आवाज थोड़ी और जोर से, जिंदाबाद। थैंक यू। साथियों, एक बात सुषमा जी ने कही और मुकुल जी ने कही, मुझे लगता है कि हम सभी लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई के नीचे जो पड़ा हुआ है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हम लोग चैलेंज कर रहे हैं। हम किसी एक चीज के खिलाफ नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सड़ी गली व्यवस्था है, जो सड़ी गली है, बरसों से चली आ रही है और उसका नाम है पितृसत्ता, उसका नाम है वर्ण व्यवस्था, उसका नाम है दलितों के खिलाफ चली आ रही व्यवस्था, उसका नाम है महिलाओं के खिलाफ चली आ रही व्यवस्था। तो ये व्यवस्था अलग अलग तरीके से हमें मारती आ रही थी, दबाती आ रही थी, अब उसमें एसिड अटैक जुड़ा है। तो ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब हम अपनी लड़ाई औरों के साथ जोड़ पाएंगे जो इसी तरह की व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इस दुनिया की आधी आबादी के लगभग ज्यादातर लोग इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हम सब लोगों की लड़ाई उस मायने में एक है और हमें एक होकर के लड़ना है। हमें मालूम है, मैं यहाँ पे पहले तो कोलिन और साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगी
कि नेशनल लेवल पे इस इशू के इर्द गिर्द हम सब लोगों को इकट्ठे आने के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ और हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक कदम होगा और आज हम लोग मिल रहे हैं, आज हम यहाँ कमरे में मिल रहे हैं, कल हम लोग रास्तों पे उतर करके मिलेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग जिस लड़ाई को लेकर के चले हैं उस लड़ाई को लेकर के विजयी जरूर होंगे, जीत जरूर हासिल करेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बात शुरू करने से पहले 2 मिनट की एक फिल्म है वो आपको दिखाना चाहूंगी। देश भर में महिला अत्याचार की बर्बर अमानवीय घटनाएं सामने आती जा रही है। दिल्ली के गैंग रेप की घटना की आग से अभी तक देश उभरा नहीं था, तब तक बिहार, राजस्थान और देश के तमाम अन्य राज्यों में महिला अत्याचार की बर्बर घटनाएं सामने आई है। चंचल कुमारी और उसकी बहन, ये 2 दलित बेटियों के साथ लगातार कुछ लड़के कुछ दलितें छेड़खानी कर रहे थे और इसको उन्होंने विरोध किया तो उनके घर में घुस करके 21/10/2012 की रात को इन दलितों ने इन दोनों लड़कियों के ऊपर एसिड फेंका और बुरी तरह से जख्मी किया। ये दोनों दलित बेटियां और उनका परिवार न्याय के लिए जूझ रहा है। मैं वर्षा और ये है मेरा समय। तेजाब कौन फेंका? वही सब लोग सब ज्यादा भी उधर का। आप लोग को जातिगत रूप से भी कुछ परेशान करते थे? हाँ, परेशान करते थे। तो क्या करें, हम नहीं बोलते, खड़ा अपन साथ थे, हम कोई से नहीं बोलते थे, डांट कर रखते थे बाल बच्चा के। इधर सारा में ले लिया। पुलिस ने चंचल के मामले में किसी भी अभियुक्त को नामजद नहीं किया है। फर्द बयान के समय बहुत ही गंभीर अवस्था में जख्मी चंचल से जो फर्द बयान लिया गया, उसने जरूर से अपने अभियुक्त के नाम बताए थे, लेकिन किसी भी अभियुक्त का नाम पुलिस ने नामजद नहीं किया है। जो पुलिस केस डायरी में दर्ज करती है वो बयान लिखा जा चुका है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के प्रावधान अंतर्गत भी इसका बयान इस समय ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि वो बयान देने की स्थिति में है। उस समय बयान देने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए नहीं दिया जा सका था। न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। परसों जो हम लोग डीआईजी के पास गए थे, उन्होंने कहा कि 164 में इसका बयान कराएंगे। क्या कोई बयान किया गया है? ये तो कहाँ किया है, बोले कि हम आ जाएंगे, आज कहाँ आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि पीएमसीएच में सही से चंचल का और उसकी बहन का इलाज नहीं हो रहा है। उसको सही इलाज की जरूरत है। दवा मैंने सही से मिल रहा है कि नहीं? वही दवाई दी है आप सुई का बदला में ना सुना मिलते तो कहाँ दिलवाई लेकर कोर्ट में बोलते के ले जा, तो चलने वाला हम ले जा उसको। हमें अनाज तो हम नहीं करता, के लिए वो दवाई है बस। ये सब दवा तो आप लोग को सब तो आप लोग खाते हैं? हाँ, किन के लाते हैं। वो दवा सीरीज मिलेगा पता कर लिए गए तब क्या करता है, किन के लाते हैं। तीसरी बात, उसको सही मुआवजा नहीं दिलाया गया है क्योंकि चंचल को ना कमाऊ दिखा करके, जबकि चंचल कमाने वाली लड़की है, वो मजदूरी करके अपने घर को सपोर्ट करती है, लेकिन चंचल को ना कमाऊ दिखा करके उसका मुआवजा लगभग आधे से भी कम कर दिया है। पेशेंट्स अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको क्या खर्च आता होगा? कैसा हॉस्पिटल तो कोई फिक्स है नहीं है। इसे भी सिर्फ चंचल के मामले कैसा मामला होगा? सर, चंचल के मामले में आप आगे क्या करेंगे? महाराष्ट्र जाएंगे तो और पैसा और बिहार में जितना रहते हैं उससे डबल कॉपी में लगता है। उसके पुनर्वास को लेकर के सरकार की, महिला आयोग की, पुलिस की कोई सोच नहीं थी। ऐसे हालत में ये सारे आरोपी छूटने के आशंकाएं, हम लोगों ने इस सिलसिले में पुलिस के आला अफसरों से बातचीत की तो वो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं कर रहे हैं। बिहार का राज्य आयोग भी छुट्टी साधे हुए कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप सभी लोग जल्द से जल्द चंचल के केस में गंभीर पहल के लिए अपील करें। मैं वर्षा, बिहार से, इंडिया घड़।
साथियों, ये जो मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रही थी, मैं चंचल यहाँ है, वो अपनी बात रखेंगी, लक्ष्मी यहाँ है, लेकिन एक बात जरूर है कि जिस जज्बे से लोग लड़ रहे हैं, उस जज्बे से हम सब लोगों को भी उनके साथ खड़ा होना है। नहीं तो फिर अटैक क्यों होता है, ये बहुत सारे कारण आपने बताए। सबसे मेन कारण होता है दबाना, है ना। मुझे कोई दबाना चाहता है, इन प्रकारे मुझे कोई दबाना चाहता है। somebody wants to suppress me, है ना निरुपमा। तो कल निरुपमा ने मुझे बोला कि दीदी मुझे दबाने के लिए किसी ने अटैक किया, मैं दबूंगी नहीं। ये बात मन में आ जाए तो दबाने वालों को खुद दबना पड़ेगा। तो हम अपनी जिंदगी थोड़ी अलग जिएंगे, लेकिन दबेंगे नहीं। जो उसका पर्पस था उसको सफल नहीं बनाएंगे। जिसने मेरे ऊपर अटैक किया उसका पर्पस था मुझे दबाना, उसका पर्पस हम नहीं सफल बनाएंगे, मेरा पर्पस हम खुद सफल बनाएंगे। हमको पढ़ना था, हमको आगे बढ़ना था, हम अपने पर्पसेस को ध्यान में रख करके अपनी जिंदगी को जिएंगे। और साथ ही हम सब लोग मिलकर के कैसे आगे मूवमेंट के रूप में खड़े हो सकते हैं, आंदोलनात्मक रूप में खड़े हो सकते हैं, इसकी भी जरूरत है। साथियों, ये प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, यहाँ पे मैं हिंदी में बोल रही हूँ। एक बात जरूर कहना चाहूंगी, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो ये बहुत जरूरी है, हम सब लोगों को मिलकर के मुझे मालूम है लक्ष्मी और आलोक यहाँ दोनों लोग हैं, शायद आलोक नहीं है, जहाँ कहीं भी है मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे लोग हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह के झूठे सुंदरता के पैमाने हम लोग गढ़ते हैं, हमारा समाज गढ़ता है। हम बचपन से हर एक महिला कुछ न कुछ सुनती आई है कि ये लंबी है, इसकी नाक मोटी है, ये तो काली है, ये तो गोरी है, ये तो बड़ी ऐसी है ना। सब लोग सुनते आ रहे हैं, अब हमको और कुछ सुनना है ना। तो हम अपने सुंदरता के पैमाने खुद गढ़ेंगे। मेरे लिए कोई सुंदरता का पैमाना नहीं गढ़ सकता, मेरा सुंदरता का पैमाना मैं खुद गढ़ूंगी। इस जज्बे के साथ में अपनी लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि ये सिर्फ एसिड अटैक के बाद में हमारा चेहरा कुछ ऐसा हुआ, इसको लेकर के लोग नहीं बोल रहे हैं, लोग उनको भी बोल रहे हैं जिनके ऊपर एसिड अटैक नहीं हुआ है, और लगातार बोल रहे हैं। हम सब लोग सह रहे हैं, बचपन से सह रहे हैं। अब ये सारे जो सहना है ना, हमारा सबका सहना एक होकर के हम ये बात लोगों को कहें कि अब आप मुझे तय नहीं कर सकते, मैं कैसे जीऊं, मैं क्या कपड़े पहनूं, मैं कैसे दिखती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, मैं कैसे कहाँ जाती हूँ, मैं किस वक्त जाती हूँ, मेरे शरीर पर मेरा हक है। आप मेरे शरीर पर हक नहीं हासिल कर सकते, आप मुझे दबा नहीं सकते, क्योंकि मैं इस पूरे जगत को जन्म देने वाली, मुझे आप नहीं दबा सकते। इस जज्बे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। साथियों, मैंने चंचल के साथ काम करते और साथियों के साथ काम करते एक बात ये सीखी है, फिर से विश्वास हुआ इस बात में कि हाँ, लड़ना होगा और बड़े जज्बे के साथ लड़ना होगा। साथियों, जो चीजें सामने आई हैं उसमें 2-3 नए तरह की स्ट्रैटेजीज, क्योंकि कोले ने कहा था स्ट्रैटेजीज की बात है, कैसे हम लड़ेंगे। तो आपने ये देखा कि फिल्म एक नई स्ट्रैटेजी, एक नए तरह से हमने इस लड़ाई को देखा था। ये फिल्म बना करके एक ऑनलाइन पिटीशन हुआ था, जिसमें लगभग 80,000 लोगों ने सिग्नेचर्स किए थे, और रोड पर, सड़कों पर एक कैंपेन चल ही रहा था। लेकिन हम लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए हर जरिए का इस्तेमाल करेंगे, और वो जरिया हम सब लोग मिलकर के इजाद भी करेंगे। ये फिल्म्स हम उन पॉलिसी मेकर्स को बताएंगे, एनसीआरबी के लोगों को बताएंगे जो कहते हैं कि एसिड अटैक्स बहुत बड़ा क्राइम नहीं है अपने देश में। मैं ये पूछ रही हूँ कि पुलिस स्टेशंस में जो रेप की कैटेगरी है, मर्डर की कैटेगरी है कोई कैटेगरी जिसके तहत एसिड अटैक्स रिकॉर्ड किए जाते हो? नहीं है। तो जब आपके पास एसिड अटैक्स को रिकॉर्ड करने के लिए कैटेगरी नहीं है, तो आपने ये कैसे कह दिया कि एसिड अटैक्स नहीं है? एक कोई घटना है मैडम, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सिर्फ एसिड अटैक्स के बारे में नहीं, हर उस हिंसा के बारे में, महिलाओं की हिंसा के बारे में कहा जाता है। ये बहुत रेयर सी घटना
है ना, लक्ष्मी तुमने भी फेस किया होगा कि ये तो मैडम आपके साथ ही हुआ है और ज्यादा लोगों के साथ नहीं हुआ है। हमें ये अब लोगों को ये प्रेशराइज करना पड़ेगा कि आप पुलिस स्टेशन में ये कैटेगरी के तहत भी आपको क्राइम्स को रिकॉर्ड करना होगा। नहीं करेंगे तो फिर आप हर समय हमें ये बताते रहेंगे कि ऐसा कोई क्राइम है ही। साथियों, कुछ चीजें हैं जो मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ नए तरीके से भी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ अब आगे क्या जब हम सोचते हैं तो हम सिर्फ कॉम्पनसेशन की जो बात सरकार करती है, ये बहुत जरूरी चीज है। हमारा हक है कॉम्पनसेशन, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ कॉम्पनसेशन नहीं और चीजें। अब हम सिर्फ कॉम्पनसेशन की बात नहीं करेंगे, हम रिस्टोरेशन की बात करेंगे। रिस्टोरेशन की बात करेंगे, हमारी जिंदगी जैसे थी वैसे हमको वापस चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारी जिंदगी जैसे थी हमको वो वापस चाहिए। और आप हमें थोड़ा सा 1 लाख रुपया, 10,000, 25,000 रुपया, मालूम आपको बिहार में 25,000 रुपया, 25,000 रुपये देकर के कॉम्पनसेशन दे दिया, वो भी नहीं दिया। और फिर लोग ये कहने के लिए हो गए कि हमने तो एसिड अटैक पर बड़ा, आपको मालूम है बिहार में नीतीश सरकार आई, उसके सुशासन का चेहरा ओढ़ लिया। हर जगह पे वही चीज चल रही है, तो ये बड़े पैमाने पर हर जगह पे वही चीज है। आपने पीएमसीएच का डॉक्टर कैसे बोला था, देखा कैसे इनसेंसिटिव लोग हैं, देखा किस तरह से पुलिस कहता है, वो आईजी है लीगल सेक्शन का जो इंटरव्यू दे रहा था, ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि मैं 164 का बयान कराऊंगा। कराया? नहीं कराया, है ना। तो ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं लोग, सामने आकर के बोल रहे हैं। यहाँ पे और हमारी साथी आई है, ऑन रिकॉर्ड लोग लिख करके देते हैं कि तुम पागल हो। अरे कौन होते हो तुम हमको पागल कहने वाले, है ना। या यहाँ पीछे रूपा बैठी है, उसने सेक्शुअल वायलेंस के खिलाफ में लड़ाई लड़ी, उसको उसकी नौकरी से हटा दिया गया और उसको लिखित में दे रहा है प्रशासन कि तुम पागल। अरे मेडिकल बोर्ड नहीं बैठाया, कुछ नहीं बैठाया, पागल करार कर दिया। तो वहां एक और केस इसी तरह से मछिया देवी झाड़ू लगा रहे थे अपने घर के सामने, थोड़ा सा कचरा उड़ करके किसी के मोटरसाइकिल पे गिर गया, सिर्फ कचरा उड़ करके गिरा था। उस कचरे के बदले में ऐसे फेंक करके उसको जख्मी कर दिया। आज भी लड़ रहे, तो लड़ाई हमारी सब जगह पे जारी है, पुलिस स्टेशन पे जारी है, रोड पे जारी है। लोग हमें अपने आप से लड़ना है, अपने आप से। मैं अपने आप से लड़ी थी जब मेरे साथ हिंसा हुई थी, तब मैं अपने आप से लड़ी थी। इसलिए पहली लड़ाई जो होगी साथियों वो अपने आप के साथ होगी, और वो लड़ाई बहुत कठिन होती है। उस लड़ाई से अगर उभर जाओ ना तो बाकी लड़ाई बहुत आसान हो जाती है। तो वो लड़ाई हम सब लोगों को लड़नी है साथियों। कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे लगता है कि हमें आगे चीजों को कैसे देखना है उस स्तर पर बताना चाहूंगी। मुझे लगता है ना कि मैं थोड़ा सा आप दोनों साथ में सहमत तो हर चीज से हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम कुछ करें लक्ष्मी के लिए, हम कुछ करें चंचल के लिए, हम कुछ करें किसी और के लिए, क्यों नहीं वो खुद करे अपने लिए और हम साथ खड़े, है ना। तो वो मुझे लगता है कि जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं उनका संगठन, उनका नेटवर्क खड़ा होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है लक्ष्मी है, चंचल है, इतने ब्राइट बोल्ड फेसेस हैं कि ये अपना संगठन आगे बढ़ा सकते हैं। सामने सब बैठे हुए साथी हैं। ये मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। हम प्रोजेक्ट्स लिखेंगे, हम अपने संस्थाओं को आगे बढ़ाएंगे, हम अपनी संस्थाओं के यूनिट्स जगह जगह पे फैलाएंगे। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये सारे सर्वाइवर्स इकट्ठे आकर के एकजुट हुए, यूनाइट हुए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम सब लोग उनके साथ खड़े हुए, फोर फ्रंट में नहीं, हम सब लोग साथ खड़े हुए, ये ज्यादा जरूरी है। मैं ये कोलिन और अभी यहाँ सभी लोग जो अलग अलग संस्था संगठनों से यहाँ हैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूंगी कि सिर्फ हम कहाँ हमारे यूनिट्स हम कहाँ खड़े करेंगे, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि हम कैसे ये पूरा संगठन जो बने सर्वाइवर्स का, एसिड अटैक सर्वाइवर्स का, उसके साथ में कैसे खड़े हो सकते हैं। साथियों कुछ चीजें मैंने